Hello, dear student. How are you? Today, I will discuss about the biology chapter first. देखिए, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप बायोलॉजी कब से शुरू करेंगे, बायोलॉजी क्लास शुरू कर दो सर आप। तो मैंने आज बायोलॉजी क्लास, मेरी फर्स्ट क्लास है, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। देखिए, सबसे पहले मैंने ये बेसिक से चैप्टर लिया है, बिल्कुल बेसिक है, आप ध्यान से देखेंगे। और यहाँ मैंने स्लाइड लगा रखी है, देखो ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान पार्ट फर्स्ट। मेरे साथ आशीष के शर्मा माई सेल्फ आप पढ़ाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बायोलॉजी हिंदी मीन्स होता है इसका जीव विज्ञान। हिंदी मीन्स होता है इसका जीव विज्ञान। देखो, बायोलॉजी जो वर्ड है, अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये दो भागों में टूटता है, बायोस एंड लॉगस। इट मीन्स क्या है, बायोस का मतलब होता है लाइफ, लॉगस मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन करना, यानी जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन का अध्ययन करना या लाइफ स्टडी। ओके, बायोलॉजी जो वर्ड था, सबसे पहले ये बायोलॉजी वर्ड जो दिया था, बायोलॉजी वर्ड वो दिया था एक साइंटिस्ट का नाम था लेमार्क। कौन था? लेमार्क। 1802 में दिया था ये, यानी 1802 में। और इनके साथ एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था ट्रेविनस। बट लेमार्क को ज़्यादा माना जाता है कि बायोलॉजी, ध्यान सुनना, केवल इस वर्ड की बात हो रही है, यानी जो ये वर्ड दिया था बायोलॉजी, ये दिया था किसने? लेमार्क ने। आपको याद रखना है कब दिया था, 1802 में। आगे बात करते हैं हम कि देखिए, अब होता ये है कि बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा स्टडी करने वाले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। इन्होंने बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत सारे वर्क किए थे, रिसर्च की थी, इसलिए फादर ऑफ द बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के पिता किसको माना जाता है? अरस्तु को। यहाँ मैं लिख रखा है, अगर देखोगे आप तो ये अरस्तु, यानी फादर ऑफ द बायोलॉजी किसको मानते हैं? अरस्तु को। देखो, जहाँ मेरा ये मार्क चल रहा है वहाँ आपको ध्यान देना है, मैं वहीं पे बात करूँगा जहाँ पे मेरा मार्क चल रहा होगा, ठीक है। यानी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? लाइफ स्टडी। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। बट फादर ऑफ द बायोलॉजी किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लेमार्क और अरस्तु में। आपको याद रखना, लेमार्क ने तो केवल बायोलॉजी वर्ड दिया था, बट अरस्तु को इसका फादर माना जाता है, बिकॉज अरस्तु ने सबसे ज़्यादा रिसर्च बायोलॉजी पर की थी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ कंक्लूजन भी निकाले थे। ओके, अब होता यह है कि बायोलॉजी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? टू पार्ट्स में। पहला पार्ट है इसका जूलॉजी, हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान। सेकंड पार्ट है इसका बॉटनी, हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है। अब बात ये आती है कि जूलॉजी क्या होता है। तो देखो, जूलॉजी का मतलब होता है, नीचे लिख रखा है मैंने, जू यानी एनिमल्स स्टडी, और लॉगस माने स्टडी करना, यानी जिस ब्रांच के अंदर, बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी एनिमल्स का, वो कहलाती है जूलॉजी। और जिसमें प्लांट्स, यानी देखो यहाँ पे मैंने ये बना रखा है, जहाँ पे प्लांट्स यानी हर्ब, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उससे संबंधित जितनी भी स्टडी की जाती है वो सब कहाँ आती है? बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आती है। ओके, अब बात करते हैं कि जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान के फादर कौन है। तो बेटा आप लोग ध्यान से देखना, जूलॉजी के जो फादर माने गए हैं वो माने गए हैं अरस्तु। आप कहोगे सर अरस्तु तो अभी जीव विज्ञान के भी फादर थे। देखिए, जीव विज्ञान का मतलब होता है जिसके अंदर बॉटनी और जूलॉजी दोनों आती हों, क्योंकि ये दोनों ब्रांच किसकी हैं? बायोलॉजी की तो ही है दोनों ब्रांच। जिसके अंदर जो पहला पार्ट है जूलॉजी, इसके फादर और ऊपर आपने देखा होगा जीव विज्ञान बायोलॉजी के फादर एक ही हैं। ऐसा हुआ था कि ये जो अरस्तु थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा स्टडी
एनिमल्स यानी जंतुओं पे की थी। वो बायोलॉजी के तो फादर थे ही, साथ में उन्हें एनिमल्स यानी जंतुओं के भी फादर माने जाते हैं। इसलिए फादर ऑफ द बायोलॉजी अरस्तु एंड फादर ऑफ द जूलॉजी भी अरस्तु को माना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी अरस्तु ने, उस बुक का नाम आपको याद रखना है, उस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया यानी जंतुओं का इतिहास। सबसे पहली बुक थी ये जो इन्होंने लॉन्च की थी, जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है ना। और ये जंतुओं के पिता भी माने जाते हैं, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं। अब हुआ ये था कि अरस्तु के एक स्टूडेंट यानी शिष्य कह सकते हैं आप, उनका नाम था थ्रियोफ्रेटस। देखो ये रहा, ये स्टूडेंट थे, किसके स्टूडेंट थे? अरस्तु के, थ्रियोफ्रेटस, ठीक है। अब हुआ ये, जब अरस्तु बहुत एज्ड हो गए, बूढ़े हो गए, तो इन्होंने काम करना थोड़ा कम कर दिया। बट इनके यहाँ पे जिसे हम एक चेला कहते हैं, चेला यानी शिष्य या स्टूडेंट कह दो, वो काम करने लगा। उसने क्या किया, उसने इतना सारा काम कर दिया, इतनी सारी रिसर्च कर डाली बॉटनी के अंदर, इतनी सारी रिसर्च कर डाली कि अब फादर ऑफ द बॉटनी किसको माना गया? थ्रियोफ्रेटस को। ये कौन था? ये अरस्तु का स्टूडेंट था, ठीक है ना। इसने भी एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम था हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम, हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम यानी पौधों का इतिहास या प्लांट हिस्ट्री बोल सकते हो आप। तो ये थी थोड़ी इनके बारे में जानकारी। और आइए, मैंने आपको बता दिया है कि जूलॉजी का मतलब होता है एनिमल स्टडी और बॉटनी का मतलब होता है प्लांट या हर्ब भी बोलते हैं, प्लांट्स को हर्ब स्टडी, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, मोस्टली मैंने देखा है जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं पूछ लेता हूँ व्हाट इज़ लाइफ, तो बच्चे पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं। लाइफ का मतलब होता है जन्म लेना, खाना पीना, बड़ा होना, मर जाना, इट इज लाइफ। एक्चुअली कोई भी एकदम सर्टेन डेफिनेशन मुझे नहीं दे पाता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज द लाइफ, जीवन क्या है। देखो जीवन क्या है, आप छोटी सी बात, एक बात सोच लीजिएगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। यदि आपने एक चीज़ कभी महसूस की हो कि एक तो होते हैं लिविंग, हमारे नेचर में लिविंग होते हैं, एक होते हैं नॉन लिविंग। इट मीन्स क्या है, एक होते हैं सजीव और एक होते हैं निर्जीव। यदि मैं सजीवों की पूरी लाइफ स्टाइल या उनकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लूँ यानी लक्षण, अगर मैं सजीवों के लक्षण देख लूँ तो जो सजीवों के अंदर लक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे वो निर्जीवों में कभी नहीं पाए जाएंगे, है ना। यानी सजीव जो होते हैं जिनमें जान होती है लेकिन निर्जीव में जान थोड़ी होती है। तो अगर मैं ये डिवाइड कर दूँ कि मैं यदि सजीवों के बारे में पढ़ लूँ तो निर्जीवों के बारे में मुझे स्वतः ही पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। यदि मैं सजीवों के बारे में पढ़ लूँ, सजीवों के बारे में, तो निर्जीवों के बारे में पता चल जाएगा। क्यों? इतना याद रखना है, जो प्रॉपर्टी सजीवों की होगी वो निर्जीवों की नहीं होगी। अब बात ही आती है, अब जीवन क्या है, यहाँ से क्या पता चला हमें बेटा? यहाँ से ये पता चलता है कि जो सजीवों के अंदर होता है यानी जो भी प्रॉपर्टी यानी जनन करना, रिप्रोडक्शन करना, रेस्पिरेशन करना या उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ें होती हैं वो केवल सजीवों में पाई जाती हैं। तो वही क्या कहलाता है? वही लाइफ है। यानी इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी इन सभी लक्षणों को जो जीव धरती पर जो जीव महसूस करता है वही लाइफ होती है, वही जीवन होता है। समझ में आ गया होगा। यानी जो अभी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स या प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स को यानी जंतुओं या पौधों के लक्षणों को आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो केवल जीवों में ही पाए जाते हैं। और केवल जीव ही उन प्रॉपर्टीज़ को महसूस फील करते हैं, इसलिए उसी को हम लाइफ कहते हैं। ये सब नॉन लिविंग इट मीन्स निर्जीव में नहीं पाई जाती, इसलिए निर्जीव की कोई लाइफ या कोई भी जीवन नहीं होता है। ओके बेटा, चलो आगे चलते हैं। अब नंबर फर्स्ट है मेरा सजीवों के लिए, ध्यान रखना ये सजीवों के लिए है और मैं सजीवों के बारे में ही पढ़ाऊंगा यानी लिविंग के बारे में बात करूंगा और आप खुद ही समझ लीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग यानी सजीवों के लक्षण। यानी ये जो लक्षण सजीवों में होंगे तो इसका मतलब क्या है? नॉन लिविंग निर्जीवों में बिल्कुल भी नहीं होंगे।
मैं निर्जीवों के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ही समझना है कि हम लिविंग यानी सजीवों की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इट मीन्स क्या है, ये सिम्टम्स कभी निर्जीवों में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें पता चल जाएंगी। पहला तो हमें लाइफ के बारे में पता चल जाएगा, दूसरा ये सजीवों और निर्जीवों में अंतर हम आराम से कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके बेटा, ओके। आई विल गिवन सो मनी मोर एग्जाम्पल, डोंट वरी। तो फर्स्ट हम पॉइंट लेंगे नंबर 1, देखो लिविंग बीइंग आर ऑर्गेनाइज्ड, यानी जो सजीव होते हैं वो सुसंगठित होते हैं। कैसे होते हैं तो देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। देखो जो सजीवों का जो लाइफ स्टाइल है या जो उनका ऑर्गेनाइज बॉडी ऑर्गेनाइज्ड है वो कैसे होता है, देखो बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो ये आपको फिगर दिख रहा होगा आपको। तो सजीव यानी जो लिविंग जो होते हैं उनकी जो बॉडी जहाँ से बनना शुरू होती है वहाँ से बात करेंगे हम। तो देखो सबसे छोटा पार्ट लेंगे पहले हम। सबसे छोटा होता है, आपको पता है सबसे छोटा हमारे यहाँ पे एटम होता है। एटम क्या होता है, सब इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी। एटम क्या होता है, यहाँ लिख रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे तो ये देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट कंपोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा कोई सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है एटम कहलाता है। यानी किसी भी एनिमल या प्लांट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम होता है। यदि सारे एटम कॉम्बाइन हो जाए, कॉम्बाइन यानी ये देखो सारे एटम्स कॉम्बाइन हो जाए तो क्या बन जाएंगे, यूनियन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। यानी सारे एटम अगर मिल जाए तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। और यदि मॉलिक्यूल्स बहुत सारे मिल जाएंगे तो बन जाएगी सेल, यानी कोशिका बोलते हैं हिंदी में। यानी हमारी बॉडी, यानी बॉडी का मतलब प्लांट्स या एनिमल की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल और कहें हम जहाँ से बॉडी बनना शुरू होती है वो सेल होती है, या यूनिट बोल सकते हो। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी या प्लांट सेल होती है। जब सेल आपस में मिलती हैं तो बेटा टिश्यू बनता है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे ऊतक। क्या बोलते हैं, टिश्यू, या हिंदी में बोल सकते हैं हम ऊतक। और जब ऊतक आपस में मिलते हैं, टिश्यू का मैं एक बात दोबारा बताऊं, टिश्यू का मतलब ये होता है आप अपनी बॉडी से कहीं से भी थोड़ा सा मांस का टुकड़ा तोड़िए, थोड़ा सा, बहुत छोटा सा, जितना आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल मांस का बना सकते हैं वो टिश्यू कहलाता है। अगर वो टिश्यू आपस में मिलके टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू कंपोस्ट हो जाए आपस में तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम समझ रहे हो, एक कोई भी ऑर्गन का निर्माण करते हैं हमारी बॉडी का, जैसे उंगली हो गई, कान, नाक, आँख, एक हमारा एक ऑर्गन बन जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन मिल जाए आपस में तो एक बॉडी बन जाती है पूरी, यानी ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और जब ऑर्गन सिस्टम समझ रहे हो, यानी पूरे हाथ में कितनी उंगली, 5 उंगली, अंगूठा को लगा लिया जाए, या पूरी कोई बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल ले लीजिएगा, या पूरा माइंड यानी ब्रेन, माउथ ले लो आप, माउथ में बहुत सारे ऑर्गन होंगे, आँख हो गई, कान हो गई, नाक हो गई, ये ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे अगर हमारी बॉडी के अंदर हम मिल जाते हैं तो एक बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। चाहे वो कोई एनिमल की बात कर लो, चाहे ह्यूमन बॉडी की बात कर लो, चाहे किसी प्लांट की बात कर लो। तो पहला एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या एक बॉडी बनकर तैयार हो जाती है। बात समझ में आ गई। ऑर्गन के बाद ऑर्गेनिज्म माने एक बॉडी बनकर तैयार होगी। अगर बहुत सारी बॉडी, देखो यहाँ साइड में फिगर भी चल रहा है, देखो आप देखोगे तो ये फिगर चल रहा है ना, ये वाले, ये फिगर यही दिखाना है। यदि अगर बहुत सारी बॉडी मिल जाए एक जगह पे तो पॉपुलेशन, जनसंख्या बन जाती है। अगर मान लो एक गांव या एक बस्ती या शहर में बहुत सारे एक ही प्रकार के जीव इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन कहलाती है। तो यहाँ पे हाथियों को दिखाया गया, यहाँ प्लांट को दिखाया गया, एक ही प्रकार के, लेकिन ठीक है। जब वो ही पॉपुलेशन अलग अलग कम्युनिटी बना के रहे, जैसे हाथी एक जगह रहेंगे अलग, हिरन अलग रहें, या मान लो बाघ अलग रहें, या सांप अलग रहें, जो भी एनिमल है या जो भी प्लांट है वो अलग अलग कम्युनिटी बना के रहें, यानी कम्युनिटी का मतलब एक तरीके से कॉलोनी टाइप में, उन्हें कहते हैं हम कम्युनिटी। अब बात ये आती है, अब कम्युनिटी भी, जब कहीं पे भी कोई कम्युनिटी या कोई समाज रहता है तो वो वातावरण से कोई ना कोई रिलेशन रखता है, यानी एटमॉस्फेयर से उसका कोई ना कोई रिलेशन होता है। तो उसको कहते हैं हम इकोसिस्टम। क्या कहते हैं हम, इकोसिस्टम। हिंदी में इकोसिस्टम को बोलते हैं पारिस्थितिकी, यानी जितने भी जीव धरती पर होते हैं
उनका वातावरण से कोई न कोई संबंध होता है, उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम कहाँ हो सकता है? बायोस्फीयर में, यानी जीव मंडल में। कोई न कोई जीव मंडल होगा जिसपे जीवों का रहना संभव होगा, जहाँ पे पानी, हवा, ऑक्सीजन सारी चीज़ें होंगी, उसे कहते हैं बायोस्फीयर, जिसमें सभी जीव अलग अलग इकोसिस्टम में मिलेंगे। और इकोसिस्टम का मतलब अलग अलग कम्युनिटी में मिलेंगे, और अलग कम्युनिटी का मतलब पॉपुलेशन में रह रहे होंगे। तो ये था नंबर फर्स्ट पॉइंट था कि जो सजीव होते हैं, लिविंग बीइंग, वो कैसे सुसंगठित होते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है लिविंग बीइंग इज एन ओपन सिस्टम, यानी सजीव एक खुला तंत्र है। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मीन्स ऑफ द ओपन सिस्टम, यानी खुले तंत्र का मतलब क्या है? तो देखो ये बहुत सिंपल है। अगर सजीवों को देखा जाए तो उनकी बॉडी ओपन सिस्टम की तरह काम करती है, यानी सेलुलर फंक्शन होते हैं, यानी कोशिकाएं, हमारी बॉडी में सारी सेल यानी कोशिकाएं होती हैं, वो डायरेक्टली एक ओपन सिस्टम का काम करती हैं। इट मीन्स क्या है? वो डायरेक्ट इनपुट देखो यहाँ दे रखा है मैंने, और आउटपुट यहाँ दे रखा है। समझना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ किसी व्यक्ति यानी ह्यूमन बॉडी का, तो एनर्जी आप बाहर से लेते हो खाने के माध्यम से। वो खाना क्या होता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है। बिना इसके आप जी सकते हो क्या? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला देखो यहाँ पे लग रखा है, और ये ऑक्सीजन का लग रखा है। यानी आप ग्लूकोज, यानी जो भी आप खाना खाते हो और उसके साथ तुम्हें ऑक्सीजन दी जाए, तभी तो आप जीवित रह पाते हो। जब आप खाने के साथ ऑक्सीजन का प्रयोग करते हो, यानी आप एनर्जी भी देखो ले रहे हो इनपुट, और मैटर यानी कोई पदार्थ ले रहे हो, खा रहे हो। तो यहाँ पर देखो ये जो डायग्राम कह रहा है, ये कह रहा है सेलुलर क्रियाएं, यानी सेलुलर फंक्शंस, और यानी हमारी कोशिकाओं के अंदर फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपने देखा हो डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपकी मेटाबॉलिज्म में जो प्रोसेस है वो ढीली हो गई है या कम हो गई है, यानी हिंदी बोलते हैं उसे उपापचय। जब आपकी ये मेटाबॉलिज्म अच्छी प्रकार से होती है तो आप आउटपुट छोड़ते हो। इट मीन्स आपकी बॉडी को हीट एंड एनर्जी मिलती है, और आप एयर के माध्यम से CO2 और कुछ वाटर निकालते हो। आपने देखा होगा हम जब सांस लेते हैं तो सांस जब छोड़ते हैं तो उसमें CO2 और H2O की मात्रा आती है पानी की। कभी आपने प्रैक्टिकल किया हो, शीशा लेना, एक मिरर, उस पर फूंक, ऐसे मारना फूंक, तो उसमें बहुत सारा वेपर जम जाएगी। इट मीन्स क्या है? वहाँ से अंदर से पानी और CO2 आता है। अब बात आती है, ये बच्चों को समझ में नहीं आता कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उपापचय क्रिया क्या होती है। अभी तक जो बच्चे 12th कर जाते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता, कि वो रट लेते हैं उन चीज़ों को, लेकिन समझ नहीं पाते कि उपापचय है क्या, मेटाबॉलिज्म होती क्या है। तो मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि उपापचय क्रिया क्या होती है। तो नीचे देख लेते हैं हम। उपापचय क्रियाएं, ये तो आपको पता चल गया ऊपर कि कोशिकाओं के अंदर होती हैं, सेलों के अंदर होती हैं। और ये पता चल गया होगा जो आप खा रहे हो, जो एनर्जी ले रहे हो, वो कन्वर्ट होके हीट के रूप में और CO2 H2O के रूप में निकल रही है। लेकिन सेल के अंदर ऐसा होता क्या है, तो देख लेते हैं एक बार। ये 2 प्रकार की होती हैं। क्या? उपापचय क्रिया, ये मेटाबॉलिज्म एक्शन 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है एनाबॉलिक, एक होती है कैटाबॉलिक। उपापचय क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है एनाबॉलिक, हिंदी में बोलते हैं उपचय। एक होती है कैटाबॉलिक, हिंदी में बोलते हैं अपचय क्रियाएं। इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे, देखो उपचय, ये वाला। यहाँ पे क्या होता है कि स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल, यानी सरल जो अणु होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स अणुओं, जटिल अणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात दोबारा समझें, जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल या मॉलिक्यूल होते हैं, वो एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ये पौधों के अंदर पाई जाती है, आपको पता होगी। इसमें क्या होता है, पौधे CO2 यानी जो प्लांट होते हैं वो CO2 और वाटर को यूज करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। मैं आगे भी नीचे दिखाऊंगा इसका फिगर कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया कैसे होती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 यानी सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, H2O सिंपल मॉलिक्यूल हो गया, सनलाइट प्रेजेंट होगी, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होगा, उसकी हेल्प से ये फूड फॉर्मेशन करते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं। वो कहलाती है एनाबॉलिक रिएक्शन। ये प्लांट्स के अंदर होती है केवल, यानी ये एक्शन कैसी है जो प्लांट्स के अंदर पाई जाएगी, ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल बॉडी के अंदर नहीं पाई जाएगी। यहाँ पे मैं नीचे दिखा सकता हूँ, देखो ये रहा, ये सूरज है, सन, ये प्लांट्स हैं, ये जो ये वाला काम कर रहे हैं। CO2 ली इन्होंने हवा से यानी एटमॉस्फेयर से, H2O आप पौधों के अंदर लगाते ही हो, और ये इसकी
हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, और प्लांट के अंदर क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखता है पत्तियों के अंदर वो होता है, इसकी हेल्प से ये देखो ये बना रहे हैं, ये देखो ये बना रहे हैं CO2 और C6H12O6 ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं। ये देखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल का निर्माण कर दिया। इसी एक्शन को बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, उपचयी क्रिया यानी एनाबोलिक ये वाली क्रिया। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब बात करते हैं अपचयी क्रिया क्या होती है। अब बात करते हैं अपचयी, यहाँ पे ये देखो अपचयी क्रिया के बारे में बात करते हैं हम। ये अपचयी, अपचयी क्रिया क्या होती है, इसका जस्ट उल्टा होता है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल सबस्टेंस में टूट जाते हैं। होता क्या है देखो, नीचे देख लेते हैं हम। जो ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट किसमें चेंज होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल में। ये क्या होता है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा आपको जितने भी जीव, जितने भी एनिमल रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन यानी श्वसन करते हैं, श्वसन का मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन, उसके अंदर क्या होता है, जो अभी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो ग्लूकोज बना था ये वाला, इसका यूज करते हैं। क्या करते हैं वो, इसका यूज करेंगे, और यूज करने के बाद देखो ये तो क्रिया होगी, देखो एक मिनट रुकिए, देखो ये वाली तो हो गई फोटोसिंथेसिस की क्रिया या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इस क्रिया में क्या बना, हमारे पास बना ये ग्लूकोज। इसका यूज कौन करेगा, एनिमल्स। तो वही एनिमल आपको दिखाई दे रहे होंगे, बकरी शेर खा रहे हैं, ह्यूमन भी खा रहा है। इस जो फूड बनाया है, जो ग्लूकोज बनाया है इसको, और इस देखो ये रहा, ये थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, देखिए ये रहा, इसका क्या होता है, देखो ये रहा ग्लूकोज, और ऑक्सीजन का यूज करके CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो एनिमल इस ग्लूकोज को यूज करता है उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिल जाती है। इसका नाम है रेस्पायरेशन। तो आपको याद रखना है सिंपल सी बात केवल कि फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस है एनाबोलिक रिएक्शन, और रेस्पिरेशन कौन सी है, कैटाबोलिक। बात समझ में आ गई। एनाबोलिक में क्या होता है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में चेंज होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस, इसका फोटोसिंथेसिस, उसका रेस्पिरेशन। इसका फिगर आपने ये देख लिया होगा, पूरा कंप्लीट फिगर है ये तो हो गया रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन, और ये होगी हमारी रेस्पिरेशन की। बात समझ में आ गई। चलो आगे अब डिस्कस करते हैं। अब नंबर 3 सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी जो लिविंग होते हैं यानी सजीव होते हैं, इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होती है, यानी कोशिकीय संरचना हिंदी में। देख लो इसमें कुछ नहीं है, ये देखो स्ट्रक्चर है, ये लीफ है कोई, और ये हैंड है किसी भी व्यक्ति का। देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो ये दिखाई देगी, और इसकी ये दिखाई देगी। यहाँ पे फिगर डालने का केवल एक मतलब है मेरा, अगर थोड़ा आप डीपली देखें तो इन दोनों स्ट्रक्चर में कोई खास ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स क्या है कि एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं उनमें कोई ज़्यादा उनकी कोशिका यानी जो सेल होती है उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट सेल ऑर्गेनाइज्ड जरूर होगा, यानी कोशिकीय संरचना एक फिक्सेबल जरूर होती है उनकी, यानी मैं कहूँ कि सेलुलर स्ट्रक्चर उनकी जरूर पाई जाती है, जो क्या होती है, फिक्स होती है। बट कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता किसमें, एनिमल और प्लांट्स में। नंबर 3 देखेंगे बेटा, नंबर 3 है होम्योस्टेसिस, समस्थैतिकता हिंदी में। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है जितने भी लिविंग यानी जिनके अंदर जान होती है उनके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक पावर होती है उनके अंदर, जिसे कहते हैं होमोस्टैटिक्स। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने देखा होगा अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। क्या वो टेम्परेचर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता। आपकी बॉडी स्वतः ही उस टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। देखा होगा आपने, आप थोड़ा सर्दी में जाएं, ठंडी पड़ रही हो तो आपकी बॉडी उसे भी अच्छे से मेंटेन कर सकती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है सिंपल, जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्शन होती हैं उन्हें ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना, यानी ऑटोमेटिकली कंट्रोल कब करेगा, जब उसके अंदर पावर होगी।
तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट होते हैं, उनके अंदर एक पावर पाई जाती है जिससे कहते हैं हम होम्योस्टेसिस पावर, जिससे क्या होता है वो अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। और ये केवल किस में होगा? लिविंग यानी सजीवा में होता है, निर्जीवा में ऐसा नहीं होता। अगर आप लोहे के टुकड़ों को सर्दियों में छत पे फेंक दो तो सुबह जब आप उसे देखोगे इतना ठंडा हो चुका होगा, इतना ठंडा हो चुका होगा वो, कि उसे आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो क्या है, वो निर्जीव है, वो नॉन लिविंग है, इसलिए क्योंकि उसके अंदर होम्योस्टेसिस की पावर नहीं पाई जाती। बात समझ में आ गई? नंबर 5 पॉइंट देखेंगे हम। लिविंग बीइंग रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी इसका मतलब ये है कि जो सजीव होते हैं उनके अंदर सामने वाले के प्रति कोई न कोई स्टिमुली पावर पाई जाती है। इट मीन्स क्या है, आप देखोगे कोई आप गमला लीजिए, एक पौधा गमले में रख दीजिएगा और उसे ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ पे कोई खिड़की हो, तो आप देखोगे जिस तरफ से सनलाइट आएगी उसी साइड में वो धीरे धीरे झुकने लगेगा। देखो ये पौधा दिख रहा है आपको, तो ये कहाँ है? प्रकाश इसके लिए स्टिमुली हो गया, उधर की तरफ ये भाग रहा है। तो ये केवल ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, केवल प्लांट के अंदर यानी जीवों के अंदर पाया जा रहा है। और आपने छुई मुई का पौधा देखा, छुई मुई का पेड़ है ये, अगर इसे टच करते हो आप तो इतना सेंसिटिव होता है, ये अपने आप को सिकुड़ने लग जा रहा है। दिख रहा है आपको ये छुई मुई का पौधा कितना सेंसिटिव है, इसे आप पकड़ोगे ना और ऐसे ही वो क्या है, अपने आप को सिकुड़ने लगता है। तो ये सेंसिटिव पावर किसमें पाई जा रही है? केवल जीवों में ही संभव है, निर्जीवों में ये संभव नहीं है। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट देखते हैं, न्यूट्रिशन। देखो न्यूट्रिशन, अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन, हिंदी बोलते हैं पोषण। देखो खाना केवल जो जीव होते हैं जिनके अंदर जान होती है वही खाते हैं, कभी निर्जीव खाना नहीं खाते। इट मीन्स क्या है, वो अपना पोषण नहीं करते। चाहे एनिमल ले लीजिए, ऐसा नहीं है, प्लांट्स भी अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनका अलग भी होता है। मैं आगे डिटेल में समझाऊंगा उसे। अगला पॉइंट है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? सुनो, जितने भी एनिमल जो खाना खाते हैं, खाना खाने में कुछ उनके नाइट्रोजन कंपाउंड यानी वेस्ट नाइट्रोजन कंपाउंडों को वो खाना खाते वक्त बॉडी के अंदर ले लेते हैं, क्योंकि जितना भी आप खाना खाते हो उसमें कुछ वेस्ट चीज़ें भी होती हैं। जो वेस्ट होते हैं वो हमारी बॉडी से स्वेट यानी पसीने के माध्यम से, टॉयलेट के माध्यम से या लंग्स के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलते हैं, उसी को बोलते हैं एक्सक्रेशन है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? जो बॉडी के अंदर वेस्ट चीज़ें होती हैं वो बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? केवल जिनके अंदर जान होती है वही। अब सर आपका वो सर प्लांट कैसे करते होंगे? प्लांट तो टॉयलेट नहीं जाते, प्लांट्स उनके पसीना नहीं निकलता, होता है ऐसा बेटा। आपने पौधों पे देखा होगा एक गोंद होता है, गोंद, उनकी जो एपिडर्मिस होती है उससे गोंद निकलता है, गोंद, वो एक्सक्रेशन ही है। वो उनका क्या है? एक्सक्रेशन है, उनका बेस्ट पदार्थ है जो आप लोगों के काम में आता है। जब पेड़ पौधे से गोंद निकलता है वो हमारी लाइफ में बहुत यूजेबल होता है, उससे बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं। तो आप एक चीज़ सीख गए होंगे, अगर एनिमल वेस्ट निकालना है तो उसका कोई यूज नहीं है, आपके पसीने का कोई यूज नहीं है, आप बहुत सारे और भी वेस्ट निकालते हैं उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो प्लांट्स हैं उनका वेस्ट सामान भी हमारी लाइफ में यूज होता है। तो आप एक्सप्रेशन का मतलब समझ गए होंगे। अगर कोई जीव है या यदि कोई लिविंग है तो उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की कंडीशन जरूर पाई जाएगी। यानी सजीव यानी जो लिविंग होते हैं वो वृद्धि भी करते हैं और विकास भी करते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है आज पेड़ लगाया आपने वो हमेशा के लिए इतना ही बड़ा रहेगा, एक दिन ऐसा होगा बड़ा भी होगा और बड़े होकर फल भी देगा वो। ऐसे कोई बच्चा जब आज पैदा होता है तो आप देखते हो कुछ समय बाद वो ग्रोथ करने लगता है एंड डेवलपमेंट उसका होता रहता है। अगला पॉइंट है 9 एडेप्टेशन। ये सारे पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ? ये सारे पॉइंट मैं आपको ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है। लाइफ क्या है? जो इन सब चीज़ों को महसूस कर रहा है वो ही लाइफ कहलाती है। दूसरा, जो इन सब चीज़ों को मेंटेन कर रहा है वो लिविंग यानी सजीव कहलाते हैं, और जिनके अंदर इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती वो नॉन लिविंग कहलाते हैं। अगला पॉइंट है एडेप्टेशन। इसका मतलब होता है अनुकूलन। इसका सिंपल मतलब ये है, एडेप्टेशन का मतलब ये होता है कि अभी आप मान लो इंडिया में रह रहे हो, आप जिस भी एटमॉस्फेयर में रह रहे हो, चाहे ठंडा हो या गर्म हो, अगर आपको वहाँ से ले जाके किसी बहुत थोड़ा सा गर्म या थोड़ा सा ठंडे किसी भी हम एटमॉस्फेयर में ले जाएं, एनवायरनमेंट में ले जाएं, तो आपको उस एनवायरनमेंट को सहने में ज़्यादा वक्त ना लगे, यानी उसे आप इजीली मेंटेन कर लो, यानी आपकी बॉडी उसे इजीली एक्सेप्ट कर ले, तो वो कहलाता है एडेप्टेशन। और ये पावर केवल जो लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं, उनके अंदर पाई जाती है। बात समझ में आ गई?
आपने देखा होगा पशु पक्षी जो एनिमल बंदर या बहुत सारी चिड़िया वगैरह होते हैं, बारिश के समय अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं। ठंडी पड़ रही होती है तो सिकुड़ के बैठ जाते हैं पेड़ों पर, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें, फिर भी जिंदा रहते हैं वो। ये क्या उनकी एडेप्टेशन पावर है ये, यानी अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेने की पावर है उनके अंदर, तो उसी को कहते हैं एडेप्टेशन पावर। अगला है बेटा, ये लास्ट पॉइंट बचा है हमारे पास। अगला है देखो ये फिक्स्ड लाइफ स्पेन एंड डेथ, यानी सभी जीवों की यदि वो जीव है तो उसकी लाइफ क्या है, फिक्स होती है, यानी उसकी लाइफ क्या होगी, फिक्स होगी। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक निश्चित समय पर आकर उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि सभी जीवों, चाहे पेड़ पौधे हों चाहे एनिमल हों, उनकी लाइफ क्या है, एक निश्चित समय तक रहती है, और जब उनका समय पूरा हो जाता है तो उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, इतना जरूर अंतर आता है कि किसी का लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, किसी का बहुत कम होता है। यानी प्लांट को देख लिया जाए तो पीपल एक 1000 वर्ष तक रहता है। एनिमल में देखा जाए तो आप शॉक्ड रह जाओगे, ये जो तोता होता है वो 140 वर्ष तक जिंदा रहता है, और तोते के साथ जो कौवा होता है वो केवल 14-15 साल जिंदा रहता है। तो बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ह्यूमन बॉडी को देखा है, आदमी को देखा है 100 साल तक भी जिंदा रहता है, 80 साल तक जिंदा रहता है। तो ये क्या है, लेकिन धरती पर जितने भी जीव पैदा होते हैं उनकी मृत्यु निश्चित होती है, बट नॉन लिविंग में ये कह पाना बहुत कठिन है। बात समझ में आ गई? तो आज का लेक्चर हमारा यही था, सिंपल सी बात कही थी। आज हमने कोई या डिटेल में चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, केवल हमने आज केवल बेसिक चीज़ों को कंप्लीट किया है। आप देख रहे होंगे मेरे साथ में स्लाइड भी ली हैं, आप चाहो तो इसका PDF भी ले सकते हो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने मतलब ईजिली आपको समझाने का प्रयास किया है कुछ चीज़ों को कि लाइफ क्या होती है। मैंने तो सबसे पहले बताया था आपको बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी को 2 ब्रांच में बांटा गया था, जूलॉजी बॉटनी, वो आपको डिटेल में बताई मैंने आपको कहा कि लाइफ क्या, जीवन क्या है। तो जीवन क्या होता है, जो जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये सारी चीज़ें जो जीव महसूस करता है वही क्या कहलाता है, लाइफ कहलाता है। और लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंस कैसे करोगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको यहाँ डिस्कस की थी, जो ये सारी चीज़ों को अगर मेंटेन कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सजीव, और जो नहीं कर रहा है वो निर्जीव कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा बायोलॉजी का, 12th का भी और 11th का भी। 12th का हम पढ़ेंगे पहले रिप्रोडक्शन, और 11th का पढ़ेंगे हम बेसिक कॉन्सेप्ट, अभी जो रह गए हैं उन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। बेटा कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप घर बैठकर पढ़ें, और मैं पूरे लेक्चर आपको घर बैठे दे रहा हूँ। केमिस्ट्री के लेक्चर भी मैंने कई दे दिए हैं, आप बिलीव रखें, मैं सारी चीज़ों को ये घर बैठे आपकी कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।